बिहार में चुनाव हुए और बिहार का मैदान एनडीए ने बड़े अंतर से फतह कर लिया। लेकिन बिहार चुनाव में क्या कुछ ऐसा हुआ जो गौर करने वाली बातें हैं, जो आगे बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगी, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और देखिए, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का आना अपने आप में एक बड़ी चर्चा की बात है। असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार भी आए थे और पिछले बार भी जनता का प्यार मिला था, मतदाताओं का समर्थन मिला था और नतीजे के तौर पर कुछ सीटें भी आई थी। लेकिन इस बार उन्होंने पहले ऑफर यह दिया था कि अगर महागठबंधन उन्हें साथ लेता है तो फिर वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ओवैसी फिर चुनाव मैदान में उतरे, प्रचार की कमान खुद संभाली और देखिए नतीजा आज आपके पास है कि उनके पास 5 सीटें हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा कि ओवैसी को फिर से सीमांचल में जनता का प्यार मिला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ओवैसी को जो सफलता दोबारा मिली है, देखिए बहुत कोशिश की गई थी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कि ओवैसी को रोक दिया जाए और पिछली बार वाली सफलता रिपीट ना हो, लेकिन तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई और ओवैसी फिर जीत कर सामने आ गया है। देखिए, महागठबंधन को हमेशा लगता था कि अगर सीमांचल में ओवैसी अच्छा करते हैं तो उनके लिए जीत की संभावना कम हो जाएगी और यही वजह है कि आप देखिएगा कि जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक पिछली बार जीते थे तो उससे एक चिंता जो है वो महागठबंधन को हुई थी और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि उनके 4 विधायक आरजेडी में जाकर शामिल हुए और इस बार भी कोशिश थी कि ओवैसी को बहुत सफल नहीं होने देना है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनाव के दौरान और उससे पहले जो है इस तरह से अपनी रणनीति बनाई कि महागठबंधन के पास उसका कोई जवाब था नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने जो है बहुत एग्रेसिवली ये बात कही कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे और देखिएगा कि सरकार बनाने के लिए यही लोग अख्तरुल ईमान के पास आएंगे और कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए, वो मदद के लिए आएंगे। तो एक विश्वास वहां की जनता के अंदर डालने की कोशिश की कि एआईएमआईएम बेहतर करेगी तो वो महागठबंधन के ही साथ रहने वाली है, क्योंकि मदद मांगने तो एआईएमआईएम के पास आएंगे, ये बातें वो कह ही रहे थे। तो ओवैसी के सामने सीमांचल में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि उनको जो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है उस टैग को वो कैसे हटाएं। तो पहला काम तो उन्होंने यही किया कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, तो उसमें यह भी बता दिया कि महागठबंधन मदद मांगने हमारे पास आएगा तब हम मदद करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती हैं। तो ये चीज हुई पहली बात। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक बड़ा कह लीजिए कि चाल चला वो ये कि उन्होंने कहा कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए और इसके लिए बकायदा जो है आप एक दरखास्त जिसको कहते हैं वो महागठबंधन के पास भिजवाने का काम कर दिया। और वहां पर जो है एक चर्चा होने लगी कि एआईएमआईएम चाहता है कि महागठबंधन में शामिल हो और ओवैसी कहते हैं कि देखिए सेकुलर वोट बटे नहीं, इसलिए बेहतर है कि महागठबंधन हमें अपने गठबंधन में शामिल कर ले, तो इससे उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। महागठबंधन के सामने परेशानी ये थी कि उसके कई पार्टनर पहले से मौजूद थे, प्लस असदुद्दीन ओवैसी अगर महागठबंधन से जुड़ते हैं तो महागठबंधन को यह डर भी सता रहा था कि हो सकता है कि चुनाव पोलराइज हो जाए। तो उन्होंने जो है इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ओवैसी नहीं रुके, उनकी रणनीति उसी तरह की थी। तो फिर जो है उन्होंने यहां तक कहा कि अगर बहुत दिक्कत है तो हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। तो जब वो सिर्फ 6 सीट मांगते हैं तो अब लोगों के बीच मैसेज किया जा रहा है कि वोट बटे नहीं, इसके लिए ओवैसी सीटों पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। देखिए 5 तो उनके विधायक ही थे, तो वो मांग क्या रहे हैं 6 सीट। तो अब लोगों के अंदर यह विश्वास भर गया कि ओवैसी जो है वो एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का साथ देना चाहते हैं।
फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो सूबे के सदर हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो है चुनाव से पहले एक जो है राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव के सामने वो ढोल बजाकर कहा कि आप हमें शामिल कर लीजिए। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो ओवैसी की पार्टी है वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि वो उसको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, वहां वो सीटों पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो एक संदेश जो देना था सीमांचल की जनता को उन्होंने दे दिया। अब ये बात महागठबंधन को भी समझ में आ रही थी कि परेशानी उनकी बढ़ रही है, इसीलिए आप देखिएगा कि महागठबंधन ने जो है वो इकरा हसन को यहां बुलाया, क्या कहता है कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी कैंप किए रहे, तो कई जो मुस्लिम लीडर्स हैं महागठबंधन के उनको यहां कैंप कराया गया और इसके बाद चर्चा होने लगी कि चीजें न्यूट्रलाइज हो गई हैं, अब जो है वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरह की बातें भी सामने आने लगी। लेकिन उदय, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब भी कार्यक्रम किया हमने कहा कि ओवैसी एक फैक्टर हैं सीमांचल में, और आप याद कीजिए कि जिस दिन एग्जिट पोल हुआ था बाकी एग्जिट पोल ओवैसी की पार्टी को 1, 2 या 2, 3 दे रहे थे। हमने कहा था कि ओवैसी की पार्टी 6 सीट कम से कम जीतने जा रही है, और जहां तक ओवैसी की बात है आप देखिए उन्होंने 5 सीट जीती है, और हमारा जो अनुमान था वो पूरी तरह से सही हो जाता अगर बलरामपुर में जो आदिल हसन है एआईएमआईएम के, वो सिर्फ 389 वोट से हारे हैं, सिर्फ 389। अगर वो जीत जाते तो हमने 6 कहा था, वो 6 सीट जो है वो एआईएमआईएम को आ जाता, लेकिन फिर भी 5 सीटें आई हैं। अमौर की सीट आई, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन। और आप देखिए जोकीहाट की सीट की मैं बात करूंगा, वहां मुर्शीद आलम जो थे वहां पर कुछ एक वक्त यह भी आया था कि आंतरिक कलह भी एआईएमआईएम में पनप रहा है, इस तरह की खबरें आ रही थी सालिम चतुर्वेदी की टिकट को लेकर, लेकिन मुर्शीद आलम जो है वो जीते और उन्होंने जेडीयू के मंजर आलम को पराजित किया, और जो तस्लीमुद्दीन साहब के जो दोनों बेटे हैं सरफराज आलम और शाहनवाज आलम, वो इनसे पीछे रहे, वो मुकाबले में नहीं रहे। तो ये चीज जो है जोकीहाट में सामने आई। अमौर और बायसी की सीट तो वो जीते ही। जो सबसे प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी कोचाधामन, वहां पर देखिए तेजस्वी यादव ने मास्टर मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी में शामिल कराया, बड़े चेहरे हैं उस क्षेत्र के, लेकिन उन्होंने मुजाहिद आलम को बुलाकर उनको टिकट भी दे दिया और एआईएमआईएम के विधायक जो आरजेडी में शामिल हुए थे उनका टिकट भी काट दिया। बावजूद इसके यहां से मोहम्मद सरवर आलम एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से पराजित किया है। तो ओवैसी की रणनीति जो है वो जबरदस्त रही। बहादुरगंज में तौसीफ आलम को, जो पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, जब उनके 4 विधायक निकल गए तो उन्हें एक बड़े चेहरे की तलाश थी, तो उन्होंने मोहम्मद तौसीफ आलम जो कि बहादुरगंज से कई बार के विधायक थे कांग्रेस से, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको तवज्जो भी दी, उनका इंपॉर्टेंस रहा इस पूरे चुनावी कैंपेन में। तो ये चीजें कर कर जो है ओवैसी आए और देखिए 5 सीटें जीती। और आम तौर पर आप देखते हैं पिछले चुनावों में, अभी तक हम लोग भी चर्चा करते थे कि ओवैसी या तो पहली पोजीशन पर रहते हैं और नहीं तो फिर तीसरी पोजीशन पर। तो इससे क्या संदेश जाता था? इससे संदेश ये जाता था कि अगर ओवैसी जीतने लायक स्थिति में है तब तो पब्लिक उनको वोट करती है, नहीं तो नहीं करती और वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए बलरामपुर में, जबकि वहां से भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम चुनाव लड़ रहे थे, इसके बावजूद जो वहां संगीता देवी जीती हैं एलजेपीआर से, उनके जो नियरेस्ट राइवल रहे वो एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन ही रहे।
चुनाव के बाद बहुत भावुक भी हुए और कहा भी कि आप लोग महागठबंधन करते हैं, आज आपको अफसोस हो रहा होगा क्योंकि मैं सिर्फ 389 वोटों से हारा हूं। अगर आपके कुछ वोट आ जाते तो ये सीट एनडीए को नहीं जाता और ये सीट जो है वो हमें मिल जाता एआईएमआईएम को। ये बातें कहते हैं। आप देखिए ठाकुरगंज में भी गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू के जीते तो उन्होंने किसको शिकस्त दी है? उन्होंने एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन को पराजित किया है 8,822 वोटों से, जबकि यहां से सऊद आलम जो है वो सिटिंग एमएलए थे, उनको 59,734 वोट आए हैं। अगर उनको इतने वोट नहीं आते तो गुलाम हसनैन यहां से चुनाव जीत सकते थे। तो इस बार जो ओवैसी की पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात रही और उनके लिए एक संतोष की बात होगी कि उनको जनता ने, जो सीमांचल की जनता ने जो है उनको मुख्य धारा अगर आप कहिए जो कि मुख्य चुनावी मुकाबला होता है उसमें स्थान दिया। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पार्टी जीत रही है तभी हम आपको वोट करेंगे, आप जीत रहे हो हार रहे हो हम आपको वोट करेंगे। तो एक समर्थक वर्ग इस चुनाव में जो है वो एआईएमआईएम ने बनाया है और इस चुनाव में यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। 5 विधायक तो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार यही बड़ी सफलता है कि वो दूसरे स्थान पर भी कुछ जगहों पर रहे और उनका इंपैक्ट देखिए। प्राणपुर में वहां निशा सिंह जीती हैं, उन्होंने इशरत परवीन को पराजित किया है 7,752 वोटों से और वहां पर एआईएमआईएम के मोहम्मद आफ्ताब आलम को 30,000 से ज्यादा वोट आए हैं। इसी तरह से अब ये तो सीमांचल की बात हुई, आप शेरघाटी आ जाइए, गया पहुंच जाइए, वहां पर शेरघाटी में एलजेपीआर के उदय कुमार सिंह जो है वो जीते हैं। उन्होंने प्रमोद कुमार वर्मा आरजेडी को पराजित किया है 13,524 वोटों से और एआईएमआईएम के शाने अली खान को जो है 14,754 वोट आए हैं। तो यहां पर भी अगर ये वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते तो जीत उनको मिल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार एआईएमआईएम ने अपनी पैठ बढ़ाई है। देखिए वोट उनको पिछली बार भी मिले थे, 5 सीट उनको पिछली बार भी मिले थे, लेकिन जो असली कमाई इस चुनाव से मजलिस के लिए है वो ये है कि उनको एक स्वीकार्यता मिली है, उनका एक समर्थक वर्ग बना है और जो उन्होंने बातें कही थी, जो लोग कहते थे कि जिसके पास दल है उसी के पास बल है, और जब वो कहते थे कि जब हर जाति की एक पार्टी हो सकती है तो अल्पसंख्यकों से कहते थे आपकी पार्टी क्यों नहीं। तो इस बात को वो लोगों तक पहुंचाने में कुछ हद तक आप कह लीजिए कि सफल रहे और उनको जो है इसका रिवार्ड भी मिला, बहुत सारा समर्थन भी मिला। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो सीमांचल प्लान था वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ा है, महागठबंधन पर भारी पड़ा है। हालांकि ये बात है कि इसका कुछ एडवांटेज जो है सीमांचल में आपको जो है वो नीतीश कुमार को भी मिला है, अब मतलब कि एनडीए को मिला है। वजह यह थी कि इस बार ओवैसी सीधे फाइट में थे तो लोगों ने उनको वोट किया है उनके समर्थक के तौर पर, उनके विचारों से सहमत होकर। तो ये इस चुनाव का हाईलाइट पॉइंट है अगर आप देखें, और खास करके सीमांचल की राजनीति में। लेकिन उनकी अब आगे कोशिश होगी कि वो और भी जगहों पर अपना पांव पसारें। तो वाकई में ये ओवैसी की एक बड़ी सफलता रही है कि लाख कोशिशों के बावजूद, जिस तरह से महागठबंधन और कांग्रेस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, इसके बावजूद वो सीटें लाने में और जनता का समर्थन पाने में, वोट पाने में कामयाब रहे हैं। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।